गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान का कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं, उसका भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक का भाग हमने पढ़ लिया है, अब चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। चौथे भाग में तत्व के बारे में बताया, तत्व के प्रकार। पहले तत्व क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, तत्व के बारे में हम पढ़ लेते हैं तत्व होता क्या है। ठीक है, तो एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। कैसे देख लेते हैं। तत्व का मतलब है, जैसे हम ले लेते हैं लोहा, ले लेते हैं लोहा, आयरन। उसके अंदर हर जगह आपको Fe ये आयरन का सूत्र है, Fe इस तरह से जुड़ा हुआ मिलेगा। उसके अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। Fe कि क्या है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसमें कुछ और है ही नहीं और इसको हम तोड़ भी नहीं सकते। यानी अगर आप इसको तोड़ते भी हो, लोहे को तोड़ते भी हो, जो लोहे का टुकड़ा होगा उस टुकड़े के अंदर भी सब जगह Fe होगा, कुछ और इसका टुकड़ा नहीं हो सकता। Fe का, लोहे का अंदर का जो परमाणु है उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, तो उसे तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता है। उसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे पानी हुआ H2O, ये इसी से है। ठीक है, तो इसी से बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम यानी Na ये सोडियम का अणुसूत्र है, ये सोडियम का अणुसूत्र। अब इसको हम कितना भी छोटा तोड़ेंगे, काटेंगे, कितना भी छोटा करेंगे, जैसे एक आपने सेव ले लिया, समझ लो सेव ले लिया, एप्पल, उसको आप अगर काटते जाओगे, कितना भी छोटा करते जाओगे, लेकिन वो होगा तो सेव ही ना, कुछ बदल तो जाएगा नहीं। जिस चीज़ का बना है वही चीज़ मिलेगी, समझ में आ रहा है ना, उसे तत्व कहते हैं। तो तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये आपकी मेन परिभाषा है। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। हर जगह आपको Na सोडियम दिखाई देगा, उसके बाद Fe लोहा दिखाई देगा। इसी तरह से तत्व एक ही प्रकार का बना हुआ है। अब आगे देखते हैं तत्व के प्रकार। तो तत्व के 3 प्रकार हैं। एक तो धातु, मेटल जिसको बोलते हैं, अधातु नॉन मेटल्स, उपधातु यानी मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब धातु के बारे में तो आपको पता ही है। धातु कैसी होती है, चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है और उसका उल्टा अधातु चमकदार नहीं होती है। लेकिन उपधातु क्या होता है, ये बीच में होता है, ना तो धातु पूरी तरह से बन पाता है, ना तो अधातु बन पाता है, अब धातु हो जाता है, उपधातु हो जाता है। तो ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, समझ में है। जो उपधातु हैं वो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ये आघातवर्ध होता है, आघातवर्ध होता है, मतलब ये आघातवर्ध होती है, तन्य होती है, अर्थात धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आपके घर पे तार होगा, बिजली का तार होगा, कपड़े सुखाने का तार होगा लोहे का, तो वो धातु है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पीट के लंबा एकदम तार बना सकते हैं। उसको बोलते हैं आघातवर्ध गुणधर्म होता है उसका, आघातवर्ध। और इसके अंदर आघातवर्ध नहीं होता है, तन्य भी नहीं होता, ये भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। लकड़ी का टुकड़ा ले लो आप, कोयले का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, अब आप उसको सोचो कि इसको पीट पीट के आप तार बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं भंगुर, वो भंगुर होते हैं। इसके बाद आता है जो धातुएं होती हैं वो सोने रस होती हैं। सोने रस का मतलब क्या होता है,
घर में प्लेट को, धातु की प्लेट है, थाली है, उसको उठा के फेंक दो जोर से, कैसी आवाज़ आएगी? आवाज़ आएगी। जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है। क्या होती है? ध्वनि, धड़ाम से आवाज़ आएगी, सब लोग चौंक जाएंगे क्या हो गया। और इसमें क्या होता है, आप प्लास्टिक को फेंको, लकड़ी को फेंको, बहुत कम आवाज़ आएगी, नहीं तो ना के बराबर आएगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ धातुओं में क्या होती है, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। जितने भी बिजली के तार बनाए जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के अंदर हो, पंखे के अंदर हो, टीवी के अंदर हो, सब जगह धातु का उपयोग किया जाता है। समझ में? धातु का उपयोग किया जाता है। एक लोहे की छड़ को अगर आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे आपका हाथ भी जलने लगता है। ठीक है, तो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। ये क्या होता है? कुचालक होता है। आप एक लंबी सी लकड़ी ले लो और आग पे रख दो उसको, अगर वो जल नहीं रही है, धीरे धीरे गर्म हो रही है, लेकिन आप बैठे रहोगे 2-4 घंटे 5 घंटे, वो आपका हाथ गर्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इसका उदाहरण आपको पता ही है, सोना है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। समझ में आया? और अधातु में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन और फॉस्फोरस हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हो गया। और जो उपधातु है उनका उदाहरण, ये इम्पोर्टेंट है, उनका उपधातु का उदाहरण है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग तो आपने पढ़ा होगा, जो सूर्य प्रकाश से सोलर पैनल बनाया जाता है ना, सोलर कुकर हुआ, सोलर सेल हुआ, उसमें उसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारे अंतर हो गया धातु, अधातु और उपधातु में। अब मिश्रण और यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तत्व के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब मिश्रण और यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मिश्रण किसका बना होता है? तत्व। मिश्रण किसका बना होता है? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं। तत्व दो तीन प्रकार के तत्व अलग अलग ले लिए आपने, या 2-3 प्रकार के या उससे ज़्यादा यौगिक ले लिया और आपने उसको मिला दिया, तो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। क्या बन गया? मिश्रण बन गया। लेकिन दोनों मिल जाएंगे, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, उनके गुणधर्म वही रहेंगे। दोनों पदार्थ जो मिलाया है आपने, उनका गुणधर्म क्या होगा? अलग अलग ही होगा। लेकिन यौगिक में क्या होता है? एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें क्या करता है? इसमें 2 पदार्थ मिलते हैं, मिश्रण में 2 पदार्थ मिल के मिश्रण बनाते हैं, और इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्या करता है? क्रिया करता है और नया पदार्थ बनाता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा है कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं, संघटन परिवर्तनीय होता है। संघटन परिवर्तनीय मतलब दोनों मिश्रण को अगर आपने तत्व या यौगिक को मिला दिया है, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा? दोनों को मिलाने के बाद वापस उन दोनों को मिलाने के बाद जो मिलेगा हमको मिश्रण, उसको हम वापस अलग कर सकते हैं। क्या होता है? उसको हम अलग कर सकते हैं। संघटन परिवर्तनीय है, संघटन परिवर्तनीय है, वो वापस मिल जाता है। अब इसमें क्या होगा? अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। इनका जो मिलने का अनुपात है वो निश्चित होता है। जैसे ये आपने पढ़ा H2O, तो ऑक्सीजन इसमें क्या है? ऑक्सीजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है। इनका अनुपात ये होगा, इस अनुपात से मिलेंगे। ठीक है, इनका अनुपात निश्चित होता है। उसके बाद है मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं कि मिश्र होने के बाद भी 2 पदार्थ, दो तत्व या 2 यौगिक आपस में मिल जाते हैं, फिर भी उनके जो गुणधर्म होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, वो उसमें दिखाई देता है, उस मिश्रण के अंदर
दिखाई देता है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है तो उनके जो मूल पदार्थ होते हैं जिससे वो मिलकर बने हुए हैं उनका गुणधर्म और नए पदार्थ का गुणधर्म बहुत भिन्न होता है, एकदम भिन्न होता है। तो नए पदार्थ का गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है। उसके बाद है चौथा, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मैंने जैसे ऊपर बताया कि संगठन परिवर्तनशील होता है, यानी जो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, सुगमता से पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन इसको नहीं अलग कर सकते। घटकों को केवल रासायनिक प्रक्रिया करके अथवा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है। अभी जैसे इसमें आपने ले लिया, इसमें नमक ले लिया और क्या ले लिया, लोहा ले लिया। ठीक है। तो अब नमक और लोहा का चूर्ण है, दोनों को अलग करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इधर चुंबक लगा दो, तो चुंबक होगा वो सारा का सारा लोहा खींच लेगा, आपका नमक और लोहा अलग हो गया। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर समझ लो हाइड्रोजन है, H2O पानी। अब इसमें से हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके अंदर विद्युत का प्रवाह, पानी के अंदर विद्युत का प्रवाह प्रसार करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है। लोहा तथा गंधक का मिश्रण, गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बना देते। अब जो ये आयरन सल्फाइड बन गया है ना, अब ये आयरन सल्फाइड में से वापस गंधक नहीं मिलेगा, वापस लोहा नहीं मिल सकता है। इसके लिए रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, नहीं तो मिलेगा भी नहीं। लेकिन इधर तो आराम से आपको मिल जाएगा, लोहा और गंधक मैंने बताया ना, चुंबक का उपयोग करो और मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अंतर हो गया मिश्रण और यौगिक के बारे में। अब इसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि जो यौगिक होते हैं, रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। जो रासायनिक यौगिक होता है, जो बनता है, उसमें जो द्रव्यमान है उसके अनुसार उनका अनुपात निश्चित होता है। जैसे मैं इधर बताया है कि पानी है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। अब ये हर जगह पानी के अंदर हर जगह दूसरा भी अगर अणु बनेगा तो वहाँ पे भी ये H2O ही बनेगा, 1 और 8 का अनुपात ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन आया है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल गया है इसको तो ये क्या बना देगा, HO2 बना दे पानी, ऐसा नहीं हो। समझ में आया। तो उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, किसका, यौगिक के अंदर। तो इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो रासायनिक यौगिक प्रपोर्शंस, रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो वो इसी तरह जुड़ेंगे, इनका निश्चित होगा, भले इसको ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो भी। अब इसके बाद आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम तो आपने बहुत सारा पढ़ा है, बस वही पढ़ना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। खाली एक पदार्थ में से, एक द्रव्यमान में से दूसरे द्रव्यमान में उसको परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जो विश्व के अंदर, अपने विश्व में जो भी द्रव्यमान है, ना तो उसको हम बना सकते हैं कुछ नया और ना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। खाली वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब समझ लेते हैं कैसे। जैसे पानी है आपके पास, कोई भी पानी, वो चाहे वो पानी क्या बन जाएगा, जब गर्मी लगेगी, धूप लगेगा तो वाष्प बन जाएगा। देखो अब ये पानी जो था वो बदल गया वाष्प में, लेकिन रहा तो कहाँ, अपने यूनिवर्सल में, पृथ्वी पे ही है, पृथ्वी से बाहर तो गया ही नहीं।
उसका रूप बदल जाएगा। समझ में? अब भाप होगा, भाप ठंडा होगा और वापस पानी में बदलेगा। ठीक है। अब आपने जो पानी पी लिया है, समझ लो आपने जो पानी पी लिया है, आपने जो पानी पिया है वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, पसीने से बाहर निकलेगा और वापस ये धूप लगेगा, जो भी लगेगा जहाँ पे नदी नालों में जाएगा वो भी वाष्प में बन जाएगा, वाष्प वापस। मतलब ये जो द्रव्यमान है, किसी भी चीज़ का द्रव्यमान वो हमेशा अचल रहता है, उसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस तरह से ये पाठ हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब इसके प्रश्नों के उत्तर, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, और वो नोट्स भेजूंगा और उसी को समझाऊंगा। ठीक है।